नमस्कार प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने सीटेट और टीईटी की तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। आगामी फरवरी में जो सीटेट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उसके तैयारी में आप सभी दिन रात लगे हुए होंगे, यही उम्मीद आपसे करता हूँ। और आपको उसी तैयारी में सहयोग प्रदान करने के लिए मैंने ये जो संकल्प लिया है कि आप सभी को जो सीडीपी वाला पेपर है उसमें कुछ अपनी तरफ से सहयोग प्रदान कर सकूं। जैसा कि पूर्व के वीडियो में जो भी वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें आप सभी जानते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है सीटेट और टीईटी की परीक्षा के नज़रिए से, तो जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित जो उनके महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए गए थे, जैसे संगठन, अनुकूलन, साम्य धारण, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और मेंटल ऑपरेशंस, स्कीम, विकेंद्रण, इन सारे महत्वपूर्ण संप्रत्ययों पर एक एक वीडियो में डिटेल में आप सभी से चर्चा हो चुकी है। अब जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जिसमें कि जीन पियाजे के हम लोग जो संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं हैं उनके विषय में परिचर्चा करेंगे। तो उसी कड़ी में आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वह जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित उनकी जो चारों प्रमुख अवस्थाएं हैं उनके विषय में आप सभी से चर्चा होगी। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मैंने वीडियो में जीन पियाजे से संबंधित पूर्व के वीडियो में जो संप्रत्यय आप सभी से चर्चा किया हूँ, जिन कंसेप्ट्स के विषय में आप सभी से परिचर्चा हुई है, आप उन सारे वीडियोस को एक एक करके देखेंगे तभी जा कर के जीन पियाजे की संपूर्ण थ्योरी या संपूर्ण जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है पूरी तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज उसका हो पाएगा। और जीन पियाजे का जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो चारों अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, उसको समझने के लिए, उसको समझने से पूर्व यदि आप मेरे पूर्व के वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें इनसे संबंधित जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं उनको समझने के पश्चात जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं और उनसे संबंधित जो अवस्था विशेष में जो संज्ञानात्मक विकास को लेकर के विशेषताएं होती हैं उन सबको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरा ये प्रयास है कि आप रट कर पढ़ने के बजाय इस थ्योरी को इस तरह से कंसेप्चुअल नॉलेज आपको मैं दे सकूं कि जिससे परीक्षा से संबंधित कम से कम 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। और केवल सीडीपी में ही नहीं आता है, बल्कि जीन पियाजे की थ्योरी से संबंधित प्रश्न आपको पैडागोजी के भी जो भी हिंदी, संस्कृत या इन सब विषयों के जो उसमें भाग होते हैं उनमें भी आपको इससे रिलेट करके कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो आज के उसी क्रम में आज के इस वीडियो में आज मैं शुरू करूंगा जीन पियाजे की जो सिद्धांत है, और सिद्धांत में भी जो मुख्य रूप से उन्होंने चारों अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, उसके विषय में जानते हैं। छात्रों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं, यानी एक बालक के संज्ञान का जो विकास होता है वह 4 अवस्थाओं में होकर के गुजरता है। इनका क्रम देख लेते हैं। नंबर 1 उन्होंने बताया है संवेदी पेशी अवस्था, हिंदी में इसको संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं और इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसका नाम सेंसरी मोटर स्टेज है। कभी कभी हिंदी के जो शब्द दिए रहते हैं इन सिद्धांतों के नाम में प्रश्न पत्र में हमें कंफ्यूज करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा उसका इंग्लिश वर्जन एक ही होगा जिसको कि सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। हिंदी में इसको संवेदी पेशी अवस्था कह सकते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था कह सकते हैं, संवेदनात्मक गामक अवस्था कहते हैं। इस तरह के 2 या 3 नाम हिंदी में इसके प्रचलित हैं, किंतु अंग्रेजी में इसको सेंसरी मोटर स्टेज ही कहते हैं। बच्चों, ये जो अवस्था होती है संज्ञानात्मक विकास की, जो यह पहली अवस्था होती है जीन पियाजे की, यह जन्म से लेकर के 2 वर्षों तक चलती है, जिसमें बच्चे का जो संज्ञान का डेवलप होता है उसमें हम एक एक करके सारी अवस्थाओं से संबंधित किस तरह से संज्ञानात्मक विकास होता है आगे के वीडियोज़ में हम समझेंगे। और
अभी हम समझते हैं कि ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी अवस्था आपकी पूर्व संक्रिया अवस्था, यानी जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, जो कि पूरा 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है। ये इसके 2 उपभाग भी हैं, जिसको पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी प्री कंसेप्चुअल स्टेज और आंत प्रज्ञ काल यानी इंट्यूटिव स्टेज, इन 2 भागों में भी बांटा गया है। किस वाले को? दूसरी जो अवस्था है, इसको हम जब आगे पढ़ेंगे एक एक अवस्थाएं करके आपके सामने मैं वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर वो दोनों अवस्थाएं जो इसकी उप अवस्था है दूसरी अवस्था की, वो दोनों उप अवस्थाएं कौन सी हैं और उसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है। और तीसरी इसकी जो अवस्था है जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, वह है मूर्त संक्रिया अवस्था, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के अवस्था होती है। यानी 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के बालकों में या बालक मूर्त संक्रिया अवस्था में होते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने जो चौथी अवस्था बताई है, वह है औपचारिक संक्रिया अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है छात्रों, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा हाँ, ये औपचारिक संक्रिया अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वह 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की मानी जाती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें जो 4 अवस्थाएं दी हैं, उसका ये मानना था कि इन अवस्थाओं में होते हुए लगभग 15 वर्ष की आयु तक एक बालक का संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, हो चुका होता है। तो बच्चों, ये 4 अवस्थाओं के नाम हैं, उनकी आयु है। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इन अवस्थाओं का क्रम पूछ लिया जाता है, या इन अवस्था विशेष में किसी एक अवस्था का क्रम और उसकी आयु सीमा पूछ ली जाती है। तो एक छोटे से स्लाइड में कम से कम मोटा मोटा आपको 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पता होनी चाहिए, उनकी आयु पता होना चाहिए, उनका क्रम पता होना चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके, मैंने बताया ना कि हर वीडियो में मैं एक अवस्था को उठाऊंगा और उस अवस्था के विषय में डिटेल में परिचर्चा आप सभी से मैं करूंगा। तो चलिए हम लोग आज एक अवस्था इसमें से लेते हैं, जिसको पहली अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास की संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, इस अवस्था से संबंधित चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो पहली अवस्था होती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, सेंसरी मोटर स्टेज, और जैसा कि आपको बताया मैंने कि जन्म से लेकर के 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से लेकर के 2 वर्षों तक यह अवस्था चलती है। इस अवस्था की जो विशेषता होती है उनको समझने के लिए जीन पियाजे ने इस अवस्था को, ये पहली जो अवस्था है, इसको 6 उप अवस्थाओं में विभाजित कर रखा है। तो उन 6 उप अवस्थाओं में को एक एक करके हम लोग समझते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। जैसे इसमें जो पहली अवस्था होती है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। ये जन्म से लेकर के 1 महीने तक यानी जन्म से लेकर के 30 दिनों तक ये अवस्था मानी जाती है, जिसमें बालक कैसे एक्टिविटीज़ करता है या संज्ञानात्मक विकास किस सीमा तक होता है कि यह केवल रिफ्लेक्ट होकर के किसी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया मात्र दे पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो इसकी मुख्य विशेषताओं होती हैं, वो एक तो ये जन्मजात प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुभव या सीखना इस तरह की चीज़ें नहीं शामिल होती हैं, ये जन्मजात प्रक्रिया होती है। जैसे चूसना, पकड़ना, पलक झपकाना, इस तरह की जो क्रियाएं बालक करता है उसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, जो कि संवेदनात्मक गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज की पहली उप अवस्था है। ठीक है। अब इसमें जो बालक जो है जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी क्रियाएं करता है, वो किसी अनुभव पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, वह स्वतः क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, और शिशु बाहरी उद्दीपकों पर एक तरह से स्वतः प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, चलिए एक और इसमें एक विशेषता होती है, लास्ट वाला आप देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का अभाव पाया जाता है इसमें।
जो वस्तु अस्थायित्व वाला गुण इसमें नहीं पाया जाता है। वस्तु अस्थायित्व वाला गुण ना पाने से क्या तात्पर्य है कि जैसे बच्चे के सामने उसके कोई भी वस्तु प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद उसके जैसे उसका खिलौना, मान लीजिए आप खिलौना उसके सामने बच्चे के सामने आप प्रस्तुत करते हैं और उसके सामने से वो खिलौना हट जाता है तो वह ये समझता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, अभी वो ये नहीं समझता है कि पीछे छिपा लिया गया है लेकिन उसका अस्तित्व भी बरकरार है। ठीक है ना, यानी वस्तु अस्थायित्व वाली भावना उसके अंदर नहीं होती है, एक तरह से नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में उदाहरणों से कुछ समझते हैं। जैसे सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है, माँ के द्वारा जब दूध पिलाया जाता है तो अपने आप वो पीने लगता है, उसके मुंह के पास निप्पल लगाया जाता है, उसके दूध का बॉटल लगाया जाता है तो अपने आप वह सकिंग की प्रक्रिया करने लगता है। ये उसकी कह सकते हैं कि चूसने की प्रतिवर्त यानी सकिंग रिफ्लेक्स कही जा सकती है। दूसरा उदाहरण हम कह सकते हैं पकड़ने का प्रतिवर्त जो होता है कि यदि शिशु की हथेली में उंगली को रख दिया जाए तो अपने आप शिशु क्या करता है, उस उंगली को आपके पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो जब आप उसकी हथेली पर अपनी उंगली रखेंगे यानी उससे रिफ्लेक्ट होकर के क्या करेगा, आपकी उंगली को वो पकड़ने की क्रिया करता है। ये इस अवस्था की मुख्य विशेषता कह सकते हैं। पलक झपकाना यानी तेज़ रोशनी अगर शिशु के आँख पे पड़ती है किसी भी प्रकार की, ठीक है, तो वो पलक झपकाने की अनुक्रिया करता है। उसको ठंड लगती है या गर्मी लगती है तो इस तरह की सेंसिटिविटी वाली जो सिचुएशंस होती हैं उनके प्रति वह रो करके अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है रिफ्लेक्स वाली उनको प्रकट करता है। तो ये सारी चीज़ें इस अवस्था की विशेषताएं होती हैं। बच्चे का अगर गाल छूते हैं तो जिस तरफ आप गाल छुएंगे उस तरफ मुंह घुमाकर देखने की प्रतिक्रिया वह देता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ वो इस उप अवस्था में करता है। ठीक है, जो पहली अवस्था की पहली उप अवस्था है। इसका शैक्षिक महत्व हम कह सकते हैं कि इन प्रतिवर्त क्रियाओं से ही आगे चल करके जानबूझ, अभी तो वो जानबूझ करके कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है कि रिफ्लेक्स होकर के प्रतिक्रिया देता है, लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ उसको ज़्यादा अनुभव होता है इस अवस्था में तो वो आगे चल करके जो जानबूझकर प्रतिक्रियाएं देना वो सीखता है, उसमें बहुत ही मजबूती के साथ वो सीखता है, हम ये कह सकते हैं। तो इस अवस्था का एक तरह से शैक्षिक महत्व हो सकता है और यही कारण है कि इस अवस्था में अभिभावक को सुरक्षित और पोषण युक्त लालन पालन उनका करना चाहिए जिससे कि आगे का विकास उनका संभव हो सके। दूसरी जो इसकी उप अवस्था है, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन या प्राथमिक वृत्तीय क्रियाओं यानी जो रिपीट होती हैं। ठीक है ना, सर्कुलर यानी बार बार रिपीट होती हैं, ऐसी क्रियाएं वो करता है। जैसे शिशु अपने शरीर से जुड़ी क्रियाओं को दोहराता है। अभी कैसे क्रियाओं को दोहराता है, शरीर से जुड़ी हुई क्रियाओं को दोहराता है और इन क्रियाओं को करके उसको सुखद अनुभूति होती है, जैसे अंगूठा चूसना, हाथ पैर झटकना। ठीक है, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं जो उसके शरीर से संबंधित होती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि शिशु अपने शरीर से जुड़ी हुई क्रियाओं को दोहराता है। अंगूठा चूसना उसके शरीर से संबंधित क्रियाएं हैं, हाथ पैर हिलाना अपने शरीर से संबंधित क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो अभी वो बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रियाएं नहीं करता है बल्कि अपनी शरीर के प्रति ही, या कह सकते हो शरीर से जुड़ी हुई क्रियाओं को ही दोहराता है। ठीक है, दूसरा इसी से मिलता जुलता द्वितीय वृत्तीय या जिसको कह सकते हैं हम गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। यह अवस्था 4 से लेकर के 8 माह तक होती है। इसके पहले वाली अवस्था में भूल गया था, 1 महीने से 4 माह तक होती है और ये तीसरी वाली जो उप अवस्था है जिसको हम द्वितीय वृत्तीय या गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहते हैं, वह 4 से लेकर के 8 माह तक होता है। इस अवस्था में शिशु ऐसी क्रियाएं दोहराने लगता है जो संयोगवश हुई होती है, जिनका प्रभाव बाहरी वस्तुएं या वातावरण पर पड़ता है। जब किसी क्रिया से आनंद परिणाम मिलता है तो बच्चा उसे बार बार दोहराता है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, बाह्य वस्तुओं में रुचि का विकास। बच्चा स्वयं के शरीर से अधिक बाहरी वस्तुओं पर ध्यान देता है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता था कि स्वयं के शरीर से जुड़ी हुई क्रियाओं से संबंधित एक्टिविटीज़ करता था, लेकिन अब
स्वयं के शरीर से अधिक वो बाहरी वस्तुओं के प्रति वो ध्यान दे करके उनके प्रति वो अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, तो इसकी एक मुख्य विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे शिशु किसी वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए क्रिया दोहराता है, उसका संज्ञानात्मक विकास इतना हो जाता है कि अपना वो प्रभाव डालना चाहता है। क्रिया परिणाम संबंध की समझ, बच्चा समझने लगता है कि मेरी क्रिया से कुछ हो रहा है, यानी अब उसके संज्ञान में थोड़ा बहुत चीज़ें आती हैं कि अगर वो कुछ चीज़ देख करके बाहरी किसी ऑब्जेक्ट के प्रति वो प्रतिक्रिया दे रहा है तो वो ये भी समझने लगता है कि हाँ मेरी इस प्रतिक्रिया का कुछ प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें वो सोचने लगता है, इस तरह का संज्ञान उसके अंदर डेवलप हो जाता है और ऐसी क्रियाएं करता है जो उसको बहुत आनंदित करने वाली होती हैं, तो उनको बार बार रिपीट करता है। ठीक है, रिपीट करने वाली क्रियाएं, जैसे बच्चे देखते होंगे बचपन में किलकारी मारते हैं बहुत तेज़ी से, उनको देसी भाषा में किलकारी मारना या कुकिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो कुकिंग या बबलिंग कहते हैं, बलबलाना जिसको कहते हैं देसी भाषा में। ठीक है, और वो बड़ी तेज़ से सीटी जैसी आवाज़ निकालते हैं, तो इस तरह की क्रियाएं वो बार बार करने में वो आनंद उठाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वस्तु स्थायित्व वाला जो गुण इसके पहले वाली उपावस्था में बिल्कुल नहीं होता है, इसमें आंशिक रूप से हो जाता है। आंशिक रूप से तात्पर्य है कि वस्तु स्थायित्व तो नहीं आता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व का थोड़ा बहुत संकेत वो देने लगते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे खिलौना हिलाने का उदाहरण, हाँ बच्चा गलती से खिलौने को हिलाता है जिससे आवाज़ आती है, कोई खिलौना झुनझुना टाइप उसको हाथ में पकड़ाया जाता है, जब वो हिलाता है तो उसमें आवाज़ आती है, फिर वो आवाज़ के प्रति वो अट्रैक्ट होकर के बार बार उस चीज़ को, उस क्रिया को दोहराता है, यानी उस खिलौने को बार बार हिलाता है। ठीक है, आवाज़ निकालता है। घंटी बजाने का उदाहरण, जैसे बच्चे ने संयोग से किसी खिलौने में लगी हुई घंटी को छू देता है तो वो घंटी कुछ आवाज़ निकालने लगती है, तब वह अट्रैक्ट होकर के क्या करता है कि पहले भी वो बार बार उस घंटी को दबाने का प्रयास करता है। ये सारी प्रतिक्रियाएँ उसकी जो हैं वो आप जो गौड़ या द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था है वो उसकी विशेषता मानी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी जो अवस्था है इसमें गौड़ इसकी मेटा के समन्वय की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा, यह 8 महीने से 12 महीने तक चलती है। इस अवस्था में शिशु 2 या अधिक सीखी हुई द्वितीय क्रियाओं योजनाओं को आपस में जोड़कर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब बच्चे का व्यवहार स्पष्ट रूप से उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, यानी गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड हो जाता है। ठीक है ना, यानी दो सीखी हुई चीज़ों को, 2 सीखी हुई योजनाओं को एक साथ कोऑर्डिनेट करके, एक साथ जोड़ करके उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रिया देने लगता है, यानी जो भी वो एक्टिविटी करता है अब कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लक्ष्य निर्धारित होता है। ठीक है ना, लक्ष्य के प्रति करता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, बच्चा किसी लक्ष्य को पाने के लिए योजनाबद्ध क्रियाएं करता है, जैसे एक क्रिया से बाधा हटाना और दूसरी क्रिया से लक्ष्य पाना। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर तकिए के नीचे उसके खिलौनों को छुपा दिया जाए तो एक तो तकिया हटाने की क्रिया करेगा और तकिया हटा करके दूसरी जो क्रिया करेगा उसमें खिलौने को प्राप्त करने की अनुक्रिया, यानी खिलौने को प्राप्त करने के लिए 2 क्रियाओं को वो कोऑर्डिनेट कर रहा हो, वो उनमें दोनों क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर रहा है। ठीक है ना, जैसे बच्चा जो है संबंध, साधन और लक्ष्य की संबंध की समझ उसमें विकसित हो जाती है। बच्चा समझता है कि कौन सी क्रिया साधन है और कौन सी क्रिया लक्ष्य है। ठीक है ना, यानी साधन और लक्ष्य की समझ उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे खिलौना कपड़े से ढका है और बच्चा पहले कपड़ा हटाता है, पहली योजना, फिर खिलौना उठाता है, दूसरी योजना। यही इसमें कहा जा रहा है कि क्रियाओं योजनाओं को आपस में जोड़ करके। ठीक है ना, तो पहली योजना में बच्चा कपड़ा हटाता है और दूसरी योजना में खिलौने को उठाता है। 2 योजनाओं को एक साथ समन्वित करके, एक साथ कोऑर्डिनेट करके, जोड़ करके वह अपनी एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है ना, कुर्सी खिसका करके, अगर मान लीजिए कोई ऊंचाई पे उसकी बॉल वगैरह या उसका टॉय रखा हुआ है, तो अगर आसपास कुर्सी रहेगी तो कुर्सी खिसका करके उसके ऊपर चढ़ करके वह बॉल लेने का या अपने टॉय लेने का प्रयास करेगा। यानी 2 कुर्सी खिसकाना, पहली योजना, पहली क्रिया, और
बाल को प्राप्त करना या टॉय को प्राप्त करना, उसकी दूसरी क्रिया। तो इन दो क्रियाओं के समन्वय से के आधार पर वह क्रियाएं करता है, एक्टिविटीज़ करता है, उसका संज्ञान डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं। जो 5वीं इसकी उप अवस्था है जो कि तृतीय वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था यानी कही जाती है, और यह अवस्था 12 से लेकर के 18 महीने तक यानी 1.5 वर्ष तक चलती है। ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, अब बालक नए नए प्रयोग करता है, एक ही क्रिया को भिन्न भिन्न तरीकों से। आप देखिए 12 से 1.5 साल का जो बच्चा होता है उसकी बात यहाँ हो रही है। एक ही क्रिया को भिन्न भिन्न तरीकों से दोहराता है। जिज्ञासा और खोज प्रवृत्ति का विकास होता है, समस्या समाधान का प्रारंभिक प्रयास करता है, और कार्य कारण संबंध की गहरी एक तरह से छवि उसके अंदर बनने लगती है। ठीक है, गहरी समझ विकसित होने लगती है। अब इसको तृतीय वृत्तीय क्यों कहा जाता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। तृतीय यानी पहले की जो क्रियाएं, पहले भी वो रिपीट क्रियाएं कर रहा था, इसके पहले वाले जो भी उप अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ी उसमें भी दोहराने की प्रवृत्ति यानी रिपीट, किसी भी क्रिया को रिपीट करने की प्रवृत्ति कर रहा था, लेकिन अब उससे कहीं और अधिक तृतीय यानी पहले की क्रियाओं से और आगे बढ़ करके वृत्ति यानी बार बार दोहराए जाने वाली क्रिया, बार बार दोहराने वाली क्रिया इसके पूर्व में भी कर रहा था, लेकिन अब उससे भी आगे बढ़ करके और कई बार उस जो जिसमें आनंद आता है उस क्रिया को वह कई बार दोहराने का प्रयास करता है। ठीक है, अब बालक केवल दोहराता नहीं है बल्कि नए नए तरीके आजमा कर सीखता है, और यही कारण है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें प्रश्न बनता है कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था को लघु वैज्ञानिक अवस्था कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो उप अवस्था के अंतर्गत इसको ऑप्शन में नहीं देते हैं, ज़्यादातर सेंसरी मोटर स्टेज ऑप्शन में रहेगा, या जो चारों मुख्य अवस्थाएं हैं सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल, ये जो चारों मुख्य अवस्थाएं हैं वही ऑप्शन में दिए रहेंगे, उप अवस्था नहीं रहेगी। इसको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी ये प्रश्न बन सकता है कि चारों अवस्थाएं देकर के कि निम्न में से किस अवस्था को बालक का लघु या संज्ञानात्मक विकास का लघु वैज्ञानिक अवस्था माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज की जो 5वीं उप अवस्था है वह बालक के संज्ञानात्मक विकास की लघु वैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। प्रयोग और अन्वेषण का चूँकि इसमें गुण पाया जाता है। कैसे गुण पाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अब बच्चा ढूंढता है, अब इसमें एक तरह से थोड़ा थोड़ा वस्तु स्थायित्व वाले भी गुण आ जाते हैं। अब वह उसके सामने से उसके खिलौने को आप छिपा लीजिए तो केवल वो शांत नहीं बैठ जाता है, लेकिन ढूंढने का प्रयास करता है, आपके पीछे जा कर के झांकने का प्रयास करता है, यानी खोजबीन करता हुआ पाया जाता है, अन्वेषण करते हुए पाया जाता है। इसके बाद जो इसकी लास्ट जो उप अवस्था है, पहली जो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज की, लास्ट जो 6वीं उप अवस्था है जिसको हम मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था कहा जाता है। यह 18 से लेकर के 24 यानी 1.5 से लेकर के 2 वर्षों तक यह चलती है। इसमें जो इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं, बालक मन में सोचकर समस्या का समाधान का, अब वो थिंकिंग प्रोसेस करने लगता है, सोच करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करने लगता है। मानसिक संयोजन यानी मेंटल कॉम्बिनेशन का विकास होने लगता है। ठीक है, जो मानसिक संयोजन करके वह क्रियाओं को करने लगता है। इसके साथ ही साथ प्रयोग त्रुटि विधि की आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक है, प्रयोग एवं त्रुटि विधि की आवश्यकता कम हो जाती है। प्रतीकात्मक सोच की शुरुआत कर देता है। प्रतीकात्मक सोच यानी अपने खेल वगैरह में प्रतीकात्मक चीज़ों का, इसको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक बच्चा होता है, कोई छड़ी अपने दादा दादी के लेता है और दोनों पैर के बीच में उसको रख करके उसकी मोटर बाइक बन जाती है। ठीक है, और भूम भूम इस तरह से करता है, आवाज़ निकालता है। तो यह उसकी जो ये विशेषता होती है, प्रतीकात्मक सोच की शुरुआत है। वह उस छड़ी को ही प्रतीक के रूप में, मोटर बाइक के रूप में उसको संचालित कर रहा है, उसको समझ रहा है। ठीक है, प्रतीकात्मक सोच की शुरुआत होती है, और यही कारण है कि भाषा का विकास भी उसके अंदर होने लगता है। बालक अब पहले की तरह वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता, बल्कि पहले सोचता है फिर कार्य करता है, यानी कोई भी कार्य करने से पहले वह अब सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था की मेन विशेषता होती है। यह अवस्था बौद्धिक चिंतन की नींव मानी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे खिलौना पाने से पहले यह सोचना कि पहले कुर्सी खिसकाऊं
या फिर उस पर चढ़ूँ। इस तरह की जो सोच होती है वो यह दर्शाती है कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज कर रहा है वो, ठीक है। और जैसे माँ कमरे में बैठा हुआ है और उसकी माँ अचानक आ जाए, माँ के अचानक आने की कल्पना वह करने लगे, एक तरह से इस तरह करके शांत हो जाए। खेल में आप देखते हैं कि लकड़ी वगैरह उठा करके मोबाइल फ़ोन समझ करके उसको फ़ोन से या रिमोट उठा करके उसको कान में लगा करके उससे बात करने की जो प्रक्रिया या बात करने की जो एक्टिविटी वो करता है, वह उसकी ये उप अवस्थाओं की ये विशेषता मानी जाती है। तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो चारों अवस्थाएं, उसमें पहली अवस्था और इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, और सेंसरी मोटर स्टेज से संबंधित उसकी 6 उप अवस्थाएं जो हैं, उनके संबंध में आप सभी अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे सारी चीज़ें। अगली जीन पियाजे की जो अगली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, उसके साथ फिर से आपसे नए वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।